नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। अब तक की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सुमित झा और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। गोपालगंज से बड़ी खबर है। गोपालगंज में हंगामा और तोड़फोड़ हुआ है। यहां दरअसल सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में इंजेक्शन लगाने पर एक मरीज की मौत हो गई और सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ है। न सिर्फ हंगामा बल्कि इमरजेंसी वार्ड में आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ भी की है। वहां पर मौजूद डॉक्टर और कर्मी सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से फरार हो गए, भागने पर मजबूर हो गए क्योंकि वहां पर तोड़फोड़ किया जाने लगा। हंगामा जबरदस्त हुआ। मरीज की मौत हो गई इंजेक्शन लगाने पर, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने वहां बवाल काटा। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और हंगामे के बाद स्वास्थ्यकर्मी वहां भागने को मजबूर हो गए। पुलिस ने फिलहाल मामले को समझा बुझाकर शांत करा दिया है। उनको बुलाया, वो देखने आए जो भी सीरियस कंडीशन में थे। वो एक सुई दे दिए, तो हमने पूछा कि कैसा सुई है, तो बोल रहे हैं कि ये लास्ट स्टेज में ऐसे लगता है, इससे वो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने सुई दिया तो अचानक से वो ऐसे लगा कि वो डेथ के स्टेज पे जा रहे हैं। हमारे दादाजी अचानक से उनका सांस रुकने लगा। ऑक्सीजन की व्यवस्था बता दी, इन्होंने ऑक्सीजन लगाया तो जरूर था, लेकिन बीच में लाइट कट गई, ऑक्सीजन भी बंद हो गया, उनका हालत और भी क्रिटिकल हो गया। ठीक है, हमने पूछा ये क्या हालत है भाई इमरजेंसी वार्ड की, लाइट भी कट गया, ऑक्सीजन भी बंद हो गया। तो बोल रहे हैं कि बताइए लाइट कटता है तो थोड़ा सा टाइम नहीं लगता। अच्छा ये बताइए सर, इमरजेंसी कहाँ किसको जाता है, लाइट कट जाए ऑक्सीजन भी बंद हो जाए। और बड़ी खबर आरा से भी यही हंगामे की है। आरा सदर अस्पताल में भी हंगामा हुआ है। सदर अस्पताल में दरअसल कोविड वार्ड में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद मरीज के परिजनों ने हंगामा किया है और वहां भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। तस्वीरें देखिए, कोविड वार्ड में भी ऑक्सीजन खत्म हो जाने के बाद मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर प्रमोद कुमार और वार्ड बॉय दीपक पर हमला कर दिया। लेकिन हंगामे की सूचना के बाद एसपी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। फिलहाल अस्पताल में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब आरा सदर अस्पताल में डॉक्टर पर हमला हुआ है। इसके पहले भी मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर हमला किया था। और कोरोना की इस आपदा वाली घड़ी में डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और ऐसे में जरूरी है कि इनके साथ दुर्व्यवहार ना हो। तेज संक्रमण के बावजूद डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं, तो डॉक्टर वरदान है अभी के हालात में, इसलिए बार बार अपमान ना करें। कई डॉक्टर्स अपने शिफ्ट में से ज्यादा समय दे रहे हैं और लगातार 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में जरूरी है कि हम आप मिलकर डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाएं। उनके मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर पर हमला कर उन्हें डराना जायज नहीं है। डॉक्टर अगर इलाज नहीं करें तो सोचिए अभी के हालात में क्या होगा। और रुक करते हैं पटना का। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये एक राहत भरी खबर। यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार हो रही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार जारी है और यहां मरीजों का इलाज लगातार हो रहा है। लेकिन यहां कई हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। यहां कोरोना मरीज को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, उससे ज्यादा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ने भी माना कि इससे पहले इतनी ऑक्सीजन की मांग इमरजेंसी वार्ड में नहीं हुई थी। अनुमंडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया है संवाददाता अनिरुद्ध ने। अनुमंडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जहां एक के बाद एक कई मरीज जो कोरोना पॉजिटिव नहीं भी हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी में देखी जा रही है। अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं, जब इलाज कर रहे हैं जानते हैं कि आखिर अचानक इतना मरीज की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। जिनको पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है उन्हें भी काफी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। आखिर क्या कारण है, इनसे पूछते हैं। सर क्या लग रहा है अचानक इतना पॉजिटिव नहीं आने के बाद भी? देखिए, अपर रेस्पिरेटरी चेस्ट और लोअर रेस्पिरेटरी चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस भी ज़्यादा आ रहा है। तो एक तो ये बीमारी का सीजन है, दूसरा ये है कि पोस्ट वायरल डिजीज में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो इससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है। तो अभी जो है ऑक्सीजन लेवल कम की मात्रा आ रही है, इस पर रिसर्च होना चाहिए, तब ये एग्जैक्ट कुछ तब कर सकते हैं जब इस पर स्टडी होगी, समझ गए। और मैं भी पिछले 24 सालों पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि जो कोरोना नेगेटिव है एंटीजन में, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी बढ़ा हुआ। ऑक्सीजन लेवल 74, 75, 76, 56 तक मैंने देखा है, जबकि साइन सिम्टम उनको कुछ नहीं है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है।
तो इस पे स्टडी होना चाहिए और जो एक्सपर्ट लोग तो हमारे यहाँ बताएंगे। सर अस्पताल में तो कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही। नहीं, एकदम ऑक्सीजन हर बेड पे हम लोग सेंट्रल लाइन भी है और रिजर्व सिलेंडर भी है, सिलेंडर से भी दे रहे हैं और सेंट्रल लाइन से भी दे रहे हैं और ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में है और भी पेशेंट आएंगे तो उनके लिए भी रिजर्व में रखा हुआ है। तो बात यह है कि हमारे बाढ़ मंडल अस्पताल में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, कोई कमी नहीं है, जैसे डॉक्टर ने बताया। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। हालांकि कोरोना को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि लड़ना है और अगर कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं। छपरा में 24 घंटे एक कंट्रोल रूम काम कर रहा है और कंट्रोल रूम में आप फोन कर जानकारी ले सकते हैं। छपरा में ये स्थापित किया गया प्रशासन की ओर से डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल रूम। ये देखिए तस्वीरें, जो 24 घंटे काम कर रहा है। यहाँ डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती है जो फोन पर आपको सलाह देंगे। यहाँ के स्वास्थ्यकर्मियों की माने तो कुछ लोग मामूली लक्षण से भी घबरा जाते हैं और कोरोना की दवाइयां खाने लगते हैं, जो गलत है। यहाँ के स्वास्थ्यकर्मियों से बात की संवाददाता संतोष गुप्ता ने। बिहार में कोरोना काफ़ी तेज़ी से पैर पसार रहा है। बात अगर छपरा की करें तो यहाँ रोज़ ही नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इन मामलों में सबसे बड़ी बात है कि अफवाहें काफ़ी तेज़ी से उड़ रही हैं। इन अफवाहों को खत्म करने के लिए, लोगों के अंदर जो भय है उसे खत्म करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। आप देख सकते हैं कि उस कंट्रोल रूम का जो नंबर है वहाँ डिस्प्ले किया गया है और उस पर अगर आप कॉल करते हैं तो ये सीधे ये फ़ोन भेजेगा। देखिए अभी अभी एक कॉल आया है, एक व्यक्ति इनसे बात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जी, कब तक टेस्ट कराए थे? तो आपको बुखार है आपको? अच्छा, और कोई प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा कीजिए कि आप पैरासीटामोल 650 mg का, एथ्रोमाइसिन 500 mg का रोज़ एक, और बुखार का दवा 3 टाइम लीजिएगा, ठीक है। आप गर्म पानी पीजिएगा, गर्म पानी से गलाला कीजिएगा। दूध हल्दी, दूध गर्म हो उसमें हल्दी 1 चम्मच डालकर 2 टाइम लीजिए। काढ़ा पीजिएगा तुलसी का और लेकर। जैसे कहने का मतलब है कि मामले को कोरोना पॉजिटिव हैं और बुखार नॉर्मल है, थोड़ा सा बुखार है, सर्दी है, खांसी है। इसके बारे में दवाई बताई जाती है कि आपको ये लीजिए और 10 दिन के बाद आप फिर चेकअप कराइएगा कि पॉजिटिव आएगा निगेटिव। हाँ, सलाह जो आप कहते हैं उसको सलाह दी जाती है। ये ड्यूटी आप 24 हाँ 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 24 देख सकते हैं 24/7 है। कुछ और हमारे साथी यहाँ मौजूद है जो कि देखते हैं कि 1800-345-6607 इस नंबर पे कॉल करके आप यहाँ से उचित सलाह दे सकते हैं। जो कि नीम हकीम खतरे जाने वाली स्थिति भी हो रही है, लोग अनावश्यक दवाएं खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक परेशानी बढ़ रही है। लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया, लोग बिना समझे बुझे दवा खा रहे हैं। लेकिन यहाँ जब आप फ़ोन करेंगे तो सही सलाह दी जाएगी, आपको करना क्या है, कहाँ मिलना है, कहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलेगा, तमाम बातें बताई जाएगी। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर संतोष कुमार सिंह। डॉक्टर साहब ये बताइए कि किस तरह से हो गया, लोग हल्का सर्दी हो रहा है तो अचानक लोग अपने से दवा खाना से शुरू कर रहे हैं? देखिए, ये अपने से दवा खाना तो बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं करें। अगर आपको सर्दी खांसी बुखार है तो उसको सिंपल आप काढ़ा वगैरह लेकर देख सकते हैं। अगर बुखार ज़्यादा आ रहा है तो आप अपनी जांच कराइए और जांच में अगर जैसे पॉजिटिव आते हैं तो उसके बाद हमारे कंट्रोल रूम पे फ़ोन करके और उचित सलाह लीजिए और उसके हिसाब से जो भी यहाँ से दवा बताया जाता है उसी को खाइए। जो मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगा, जो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है उस नंबर पे ही कॉल करें और उस नंबर से कॉल करके आप सीधे एक अच्छे डॉक्टर से बात कर सकते हैं जो आपको सही सलाह देंगे कि आपको करना क्या है और आप उसके बाद डॉक्टर जैसा बताते हैं उस अस्पताल में आप आए और वहाँ आप अपने इलाज अच्छे ढंग से कराएं ताकि आप फिर स्वस्थ होकर अपने घरों को जा सकें। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर जरा से भी लक्षण आपको लग रहे हैं तो तुरंत आप फोन उठाइए, नंबर आपने नोट कर लिया है, कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए। और ये हर जिले में फैसिलिटी है। छपरा की तस्वीर आपने देखी, मुंगेर में भी इस तरह के कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। मुंगेर में भी ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं और इस कंट्रोल रूम में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी तैनात हैं जो आपको सही जानकारी देंगे। और यहाँ का नंबर भी आप नोट कर लीजिए, मुंगेर में क्या नंबर है। ये नंबर आप जरूरत पड़ने पर कॉल कर सकते हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 पाली में काम किया जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है और यहाँ जो डॉक्टर है वो विशेषज्ञ है कोविड, खासतौर पर कोविड-19 को लेकर
ऐसे में अगर जरा से भी लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, कुछ आशंकाएं हैं, कुछ जानकारियां लेनी है अपने अपने परिजनों के बारे में, तो 0634422842 ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और चिकित्सीय सुविधा आपको मुहैया कराई जाएगी। लोग आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 4 लोगों का टीम है, एक सर रहते हैं, तो हम लोग उनको कॉल करते हैं, उनको किस तरह का दिक्कत है और हम लोग फॉलो करते हैं उनको। किसी तरह का अगर उनको मेडिकल हेल्प चाहिए होता है तो हम लोग यहाँ से मेडिकल टीम जाती है, उनको मेडिसिन वगैरह दे देती है, और हम लोग से जितना हो पाता है कॉल करके, मतलब पॉजिटिव रहने के लिए उनको सारे लोगों को समझाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक उन लोगों को हम लोग कॉल करके फॉलो करते रहते हैं, कहीं किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है ना उनको। जरूर कुछ जिलों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, कुछ जिलों में कंट्रोल रूम में है, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अस्पतालों में, सदर अस्पताल में हालात अभी बेहतर नहीं है। लखीसराय में अभी भी गंभीर मरीजों के बेहतर इलाज का इंतजाम नहीं है और यहां गंभीर मरीजों के इलाज के लिए उन्हें भागलपुर रेफर किया जा रहा है। वजह टेक्नीशियन की कमी है और साथ ही साथ यहां जो 6 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए थे गंभीर मरीजों के लिए पिछले साल, ये सभी सदर अस्पताल के कमरे में लगे बेड के साथ धूल फांक रहे हैं। तस्वीरें देखिए, और वजह यह है कि वेंटिलेटर चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं है, इसलिए नए वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। डीएम संजय कुमार सिंह का कहना है कि टेक्नीशियन की जल्दी नियुक्ति की जाएगी और व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। आ रहे हैं वेंटिलेटर को चालू स्थिति में रखने में हम लोग कम से कम 2 एनेस्थेसिस्ट और 2 पैरामेडिकल स्टाफ हमको चाहिए, ताकि हम वेंटिलेटर्स को, इसके लिए हम लोगों ने राज्य स्तर से भी कहा, राज्य स्तर से ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की बात कही गई है। हमने सिविल सर्जन को कहा है कि इमीडिएटली अपने पदाधिकारियों को, कर्मियों को ट्रेनिंग करा करके वेंटिलेटर्स के लिए उपयुक्त करें। आपने बहुत अच्छा बोला है, अगर वेंटिलेटर्स हम लोग चालू स्थिति में रख सकेंगे तो किसी भी तरीके के क्रिटिकल पेशेंट को हम लोग अपने यहाँ ही ट्रीट करके भेज देने की स्थिति में रहेंगे। और चुनौती सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि प्रवासी मजदूर लगातार लौट रहे हैं बाहर से, और भागलपुर में भी ये संख्या लगातार देखी जा रही है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर यहाँ से दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से लौट रहे हैं और ज़रूरी है कि उनकी जांच हो तभी वो घर जाएं। कोरोना के कारण काम बंद होने के बाद प्रवासी मजदूर घर लौटने पर मजबूर हो गए हैं और कोरोना के कारण घर लौटे लोगों का कहना है कि जब हालात ठीक होंगे तो फिर काम करने जाएंगे। क्यों बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? कारखाना सब बंद हो गया। अच्छा, कुछ कारण होगा? कारखाना बंद होने के कारण बोला कि लॉकडाउन हो, तो अभी यहाँ हम करते हैं मजदूरी करते थे, क्यों चले आए वहाँ से? बंद हो रहा है अभी, वहाँ सब दुकान 15 दिन से बंद हो रहा है। काहे? यही लॉकडाउन के चलते हैं। और झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का 6ठा दिन है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चिंताजनक है, झारखंड में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 5,500 से भी ज्यादा कोविड मरीज पिछले 24 घंटे में, कल का जो आंकड़ा है, पिछले 24 घंटे में 5,500 मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से 124 मरीजों की मौत हुई है। जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज 6ठा दिन है। लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 5,500 से ज्यादा लोग फिर से एक बार संक्रमित हुए हैं। वहीं अब तक राज्य के अंदर कोरोना से 24 घंटे के अंदर की मौत के आंकड़ों की बात करें तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 124 के करीब लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ राज्य सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से बेडों की संख्या में इजाफा की जाए और मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाहे वो रांची के रिम्स की बात करें, रिसालदार बाबा अस्पताल की बात करें, इटकी में जो सैनिटोरियम है वहां नए कोरोना के मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की बात करें, ये सारी चीजें जरूर हो रही हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि लोग कैसे इस कोरोना के संक्रमण में खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आपको अपने परिवार को बचाने के लिए कोशिश करनी है। अगर आप इस कोशिश में सफल होते हैं तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका झारखंड सुरक्षित रहेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची।
और हम लगातार अपील भी कर रहे हैं कि मास्क लगाएं और कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, लेकिन कई लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में झारखंड में प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है। गिरिडीह के जमुआ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहां पर प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा। कई चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया और सख्ती बरती गई। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी और कहा कि जो लोग बेवजह घर से बाहर निकलेंगे उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। अपील उन्होंने की प्रशासन के लोगों ने कि सिर्फ जुर्माना से बचने के लिए कोरोना नियमों का पालन नहीं करें, बल्कि ये आपकी और आपके परिजनों की जिंदगी के लिए जरूरी है। खुद को कोरोना से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतें, हमेशा मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और कोई परेशानी हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। और कोरोना काल के दौरान दूसरी एक बड़ी चुनौती है कि रोजी रोटी आजीविका पर असर पड़ा है और सबसे ज्यादा मार जो है व्यवसायियों पर पड़ा है। ऐसे में कई व्यवसायी एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं। इन्हीं में से नवादा के एक व्यवसायी हैं सत्यनारायण, जो मिसाल पेश करते हुए ये बता रहे हैं कि इस विपरीत हालात में, इस मुश्किल हालात में भी न सिर्फ आप अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं बल्कि लोगों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। नवादा के युवा व्यवसायी सत्यनारायण प्रसाद और बाल गोपाल, जिन्होंने मास्क बनाने की शुरुआत की है और वो काम भी कर रहे हैं और कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। कोरोना ने लोगों की ज़िंदगी पर बेहद ही बड़ा असर डाला और जिसका कारण यह रहा कि कुछ लोग इससे उबर पाएँ और कुछ लोग अभी भी उससे उबरने का प्रयास कर रहे हैं। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस आपदा में अवसर तलाश कर अपने आप को संभालने का प्रयास किया है। हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं मास्क उत्पादन एक स्थल से, जहां आप देख सकते हैं कि महिला एवं पुरुष के सहभागिता से मास्क का निर्माण किया जा रहा है और इस पूरे महामारी के दौरान जिले के साथ साथ अन्य जिलों में भी यहां से मास्क को भेजा जाता है। संचालक है, उनसे हम जानते हैं। बताइए क्या कुछ कर रहे हैं? मेरा सबसे पहले तो कोविड में दुकान था रेडीमेड का, जो बिल्कुल बंद पड़ गया और बिजनेस में घाटा लग गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब कोविड है तो मास्क का उत्पादन शुरू करते हैं और इसमें हम वैसे लोगों को जो बेहद मजबूर थे उनको चुन के लाए और उन लोग को ट्रेनिंग दे करके और फिर यहाँ पे मास्क का उत्पादन शुरू किया। आप बताइए क्या आपको कैसे इसके बारे में पता चला? हमको आंटी जी से पता चला, घर के बगल में आंटी जी है, उन्हीं से पता चला। अच्छा, क्या आपको यहाँ आ रहे हैं तो आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है। पहले आप घर पे ही बैठी रहती थी? पहले घर पे बैठे रहते थे, सिलाई करते थे। अच्छा, बताइए आपको क्या, कैसे यहाँ पे आपको नौकरी मिला, क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? काम करते हैं, पैसा मिलता है, परिवार चलता है, संसार चलता है, फ़ायदा तो है ही है। लॉकडाउन में जो कठिनाइयाँ हुई तो यहाँ आने से पूरा हुआ आपका? एकदम बिल्कुल। अभी आपको लगातार काम मिल रहा है? जी। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने ये बताया कि वो लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे और यहाँ आने के बाद उन्हें रोजगार मिला है, जिससे उनका परिवार भी चल रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और बिहार में किसानों की हालत भी खराब है। दरअसल गेहूं की फसल तो उपजाई किसानों ने, लेकिन गेहूं खरीद शुरू नहीं हो पाई है कई जिलों में। 20 मार्च से 15 अप्रैल तक की ये तारीख निर्धारित की गई थी गेहूं खरीद की बिहार सरकार की ओर से, लेकिन लखीसराय जिले में अभी तक किसानों के गेहूं को नहीं खरीदा जा सका है और गेहूं खरीद शुरू नहीं हो सकी है। और कई किसान गेहूं बेचने के लिए लगातार गुहार भी लगा रहे हैं। 20 अप्रैल से ही खरीदना था। 20 अप्रैल से 15 जुलाई तक गेहूं खरीद की तारीख तय की गई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में इस साल 12,74,000 कुंटल गेहूं का उत्पादन हुआ है। बम्पर पैदावार के बाद गेहूं की खरीद शुरू नहीं होने से किसान परेशान है। हालांकि डीएम ने भरोसा दिया है कि जल्द ही गेहूं की खरीदारी शुरू होगी। इस बार पैदा बहुत अच्छा हुआ और हम लोग को जो है रखने में अनाज भी दिक्कत हो रहा है और फैक्स जो कि मैंने हम सुन रहे थे कि पहले ले लेगा, लेकिन अभी तक भी मैंने नहीं लिया है और कोरोना का भी कुछ असर दिखाई दे रहा है। हम लोग मल रहे हैं खड़ियानी से, अभी चिंता है कि कहाँ हम अपना अनाज अब रखें। आज हमने बुला करके टास्क फोर्स की बैठक भी कर ली है और हमारे दुखद स्थिति यही है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर है
वो कोरोना संक्रमित है, सिर्फ वही नहीं उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया। ऐसी स्थिति में वो स्थिति में है ही नहीं कि वो हमसे बात कर सके। तो लखीसराय में किसान इंतजार कर रहे हैं कब गेहूं खरीद होगी, और दूसरी तरफ झारखंड में पलामू के चैनपुर में किसानों को बुलाया गया कि आप लेकर आइए अनाज, हम गेहूं खरीदेंगे। लेकिन जब वो अंचल कार्यालय पहुंचे तो वहां गेहूं खरीद नहीं की गई, और नतीजा देखिए तस्वीरों के जरिए कि जो अनाज है वो बोरियों में, या कई जगह आप देख रहे हैं कि बोरियां फटी हुई हैं, अनाज इधर उधर बिखरे पड़े हैं, गोदाम भरे हैं। ऐसे में खरीद नहीं हो सकती, सीधे कह दिया गया। और चैनपुर अंचल कार्यालय में अनाज की बोरियां यूं ही खुले में रखी हुई हैं। किसान मजबूर है क्योंकि प्रशासन ने गोदाम भरा हुआ बताकर किसानों से अनाज को खुले में ही रखवा दिया। ऐसे में अब तक धान के कई बोरे फट गए और धान ऐसे ही जमीन पर बर्बाद हो रहा है। और अगर बारिश हो जाती है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अनाज का क्या होगा। ज़ाहिर है बर्बाद होगा, किसानों की मेहनत बर्बाद होगी। हम हैं चैनपुर ब्लॉक में, यह अंचल कार्यालय है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हजारों टन धान रखा हुआ है, 100 से अधिक किसान हैं यहाँ पे। उनकी धान की जो हालत है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। बोरा जो रखा हुआ है गर्मी, चिलचिलाती गर्मी के कारण फट चुका है। और धान आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो धान पूरा बिखरा पड़ा है, और ऐसे में ये धान की बर्बादी हो रही है। और ये जो बर्बादी हो रही है धान की, आप देख सकते हैं तमाम किसान जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनकी धान की बर्बादी हो रही है। और ये प्रशासनिक लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। अफसर जो है, ऑफिसर लगातार गैर जिम्मेवाराना हरकत कर रहे हैं। ऐसे में कहते हैं कि गाड़ी नहीं है, कोई कभी कभार कहा जाता है कि ये समस्या है, गोदाम नहीं है, बोरा नहीं है, बोरी नहीं है। और बताइए, हमारे साथ कुछ किसान हैं जो बताएंगे कि क्या क्या समस्या है, क्यों नहीं धान का हो रहा है। कभी बोरा न घट जा रहा है, जो बोरा नहीं है तो उसके चलते नहीं खरीद पा रहे हैं। कभी गोदाम में नहीं है, ये फुल हो गया है, और कभी गाड़ी नहीं, आरवे नहीं कट रहा है, तो हम कहाँ से लेंगे, ये बोला जाता है। तो आप लोग सब लोग आए हैं, कब से लाए, आप कब लाए हैं अपने धान को? देखिए, यहाँ पर जो है से 12 दिसंबर 2020 में जो है से यहाँ उद्घाटन हुआ सेंटर के। आज लगभग 3 महीने ऊपर हो गए। हम लोग के मैसेज जनवरी से फरवरी मार्च, कोई के 11 फरवरी 12 फरवरी का मैसेज है कि आप इतना तारीख को धान जाके जमा कीजिए। केंद्र पर हम लोग आते हैं तो यहाँ लोग साहब बोलते हैं कि मेरे पास गोदाम नहीं है, बोरा नहीं है, मेरे पास जो है से वो क्या कहते हैं कि गाड़ी नहीं है, आरओ नहीं है। तो और किसान जो है से यहाँ करीब 2-2 महीना से अपना समियाथी लगा के मच्छरदानी लगा के सो रहा है, सारा काम जो है से छोड़ के, और फिर भी जो है से हम लोग के धान उठाव नहीं हो रहा है। और जबकि ऊपर से मैसेज हम लोग के आ गया है कि 25/3 के आप धान जमा कीजिए, लेकिन यहाँ अप्रैल भी हो गया, आज करीब 25 हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग जो है से घामा में मर रहे हैं, बोरी सब बर्बाद हो गया, धान सूख के खत्म हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि बोरों की हालत कुछ महीने और ऐसे ही रहा तो ये जो बोरा देख रहे हैं, ये धान बिखरा पड़ा मिलेगा और किसी काम का ये धान नहीं रह पाएगा। और किसान जो पहले से ही इस देश की अर्थव्यवस्था में पहले से ही पीड़ित है और पीड़ित होता जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो लाखों का नुकसान एक किसान झेल रहा है, उसकी कमर टूट जा रही है। ऐसे में प्रशासन बिल्कुल लापरवाह बनी हुई है। कई धूप और कड़ी मेहनत के बाद भी जो फसल उगाई जा रही है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मूल्य मिलने की बात तो छोड़िए, जो यहाँ पे खरीदारी होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पा रही है। धान भी गया, मूल्य भी गया। न्यूज़ 18 संजय भारती, पलामू। और इसी के साथ खबर दोपहर में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है। नमस्कार। इस